हेलो, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि गांधी जी अब सीन में आ चुके हैं। ठीक है ना, आज से हमें गांधी एरा स्टार्ट करना है। हमें देखना है किस तरीके से गांधी जी जो है उनका इनिशियल एजुकेशन रहता है, फिर वो लॉ की डिग्री लेते हैं इंग्लैंड से और फिर वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। वहाँ पर उनके क्या मूवमेंट होते हैं, कौन सी मैगजीन या न्यूज़पेपर वो पब्लिश कराते हैं, और उसके बाद अराइवल ऑफ गांधी जी इन इंडिया, भारत आने के बाद वो किससे मिलते हैं और कौन कौन से इनिशियल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पॉइंट जो है डिस्कशन का वो यही रहेगा गांधी जी के बारे में। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे जलियांवाला बाग के बारे में। तो बिल्कुल यहाँ से हम स्टार्ट हो रहा है थर्ड फेज हमारे नेशनल मूवमेंट का। मुझे पता है आप लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है और गांधी जी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेम होते हैं। इनफैक्ट अभी 25 जुलाई को 25 जुलाई एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम था उसमें भी पूछा गया था कि इनमें से गांधी जी के द्वारा चलाया गया या फिर कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसके 100 ईयर्स हो गए हैं। ये क्वेश्चन अभी 25 जुलाई को एमपीपीएससी में भी पूछा गया था। तो मुझे पता है गांधी जी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं। तो आपके एग्जाम से पहले मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये गांधी एरा मतलब 1919 से लेकर 1947 तक की जो सारी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप तक डिलीवर कर सकें। ठीक है, तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको परचम की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं अराइवल ऑफ गांधी जी इन इंडिया। सबसे पहले कुछ अर्ली लाइफ के बारे में गांधी जी के देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गांधी जी का जो बर्थ है वो कब होता है? 2 अक्टूबर को होता है 1869 में। कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को इनका क्या होता है? जन्म होता है। कहाँ पर होता है? गुजरात के पोरबंदर में होता है। इनके फादर का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी था, जो कि दीवान थे या चीफ मिनिस्टर थे। कहाँ पर? पोरबंदर में। और पोरबंदर किसके अंदर आता था? ब्रिटिश के अंदर आता था। पुतलीबाई इनकी माता का नाम था और बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही धार्मिक महिला थी, इसलिए उनका प्रभाव जो है वो महात्मा गांधी में आपको देखने को मिलेगा। इनका जो वैष्णव धर्म मतलब भगवान विष्णु के उपासक थे और भगवान विष्णु के उपासक के अलावा जो जैन रिलीजन है उसकी भी जो विचारधारा है, जो थिंकिंग है, उसका इफेक्ट भी महात्मा गांधी पे देखने को मिलता है। इन्होंने अपने बचपन में राजा हरिश्चंद्र और श्रवण की कहानियां सुनी थी, तो उनका इन्फ्लुएंस भी इनकी जीवन पर देखने को मिलता है। अगर हम महात्मा गांधी की इनिशियल एजुकेशन की बात करते हैं तो इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो गुजरात के रहने वाले थे, तो बिल्कुल गुजरात के पोरबंदर में इनकी जो है प्राइमरी एजुकेशन हुई। फिर हाई स्कूल के लिए राजकोट चले गए और हाई स्कूल के बाद कॉलेज इन्होंने भावनगर से किया। ठीक है ना, समलदास कॉलेज जो कि भावनगर में है वहां पर किया। लेकिन क्या हुआ बीच में ही, पहले तो ऐसा कुछ एज लिमिट नहीं थी ना, अभी जो शारदा एक्ट हम फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग 18 साल और 21 साल जो है वो आपकी एज है मैरिज की। लेकिन उस समय तो चाइल्ड मैरिज अलाउ था, तो बिल्कुल कम उम्र में लगभग 13 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो जाती, जिसके कारण इनको अपनी एजुकेशन बीच में ही ड्रॉप करनी होती है। तो इनकी शादी हो जाती है 13 साल की उम्र में, लेकिन अब इनको पढ़ाई तो करनी है और पढ़ाई करने के लिए, लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए कहाँ पर जाएंगे? लंदन या फिर इंग्लैंड जाएंगे। तो 1888 में ये इनर टेम्पल जो कि एक कॉलेज है लंदन में, लॉ कॉलेज, उसको ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ से अपनी डिग्री को वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वहाँ से वो अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं और अपने आप को इनरोल कर लेते हैं लंदन के हाई कोर्ट में, क्योंकि आपने अगर लॉ की डिग्री की है तो आपको वहाँ पर जाके प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो आप एडवोकेट कहलाएंगे, फिर कभी फ्यूचर में जाके आपको केसेस मिलेंगे। तो इन्होंने लंदन के हाई कोर्ट में क्या कर लिया? खुद को रजिस्टर कर लिया, इनरोल कर लिया और वहाँ पर इन्होंने अपनी प्रैक्टिस करना शुरू किया। लेकिन एक भारतीय व्यापारी के बारे में अगर मैं बात करूं, भारतीय व्यापारी एक मुस्लिम कम्युनिटी के भारतीय व्यापारी जो कि कहाँ रहते हैं? साउथ अफ्रीका में रहते हैं। तो महात्मा गांधी को उनका केस लड़ने के लिए डरबन मतलब साउथ अफ्रीका बुलाया गया। तो 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, जो कि एक बिजनेसमैन है, और उनका केस लड़ने के लिए इनको साउथ अफ्रीका बुलाया गया और महात्मा गांधी ने दादा अब्दुल्ला का केस लड़ा और केस जीते भी। और यहीं से इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर मतलब साउथ अफ्रीका में वो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, रेसिज्म देखते हैं, काले और गोरे के बीच का जो भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन होता है वो देखते हैं, इंडियन के प्रति लोगों का जो रवैया है वो देखते हैं, और ये सब चीज़ें इनको इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती हैं, और यहीं से इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ा इंसिडेंट जो इनके साथ होता है, ये फर्स्ट क्लास की टिकट
लेकर। ये फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर जो है वो पिट्सबर्ग से डरबन से पिट्सबर्ग की तरफ जा रहे होते हैं और फिर ट्रेन में ही इनको स्टेशन में उतार दिया जाता है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी फील होता है और इनको काफ़ी ज़्यादा एहसास भी होता है कि भारत की स्थिति क्या है और भारत की कंडीशन और वहाँ पर रेसिज्म को या फिर वहाँ पर जो काले गोरे की भेद नीति है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको कम करने के लिए महात्मा गांधी ने यहाँ से मूवमेंट शुरू किए। तो याद रखिएगा, गांधी जी को ट्रेन से कब उतारा गया था? तो डरबन से पिटोरिया जब वो ट्रेन में बैठे थे 1893 में, तब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ और यहीं से वो इंस्पायर हुए नेशनल मूवमेंट करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने क्या क्या किया। तो आइए हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया। क्योंकि देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है पहला मूवमेंट गांधी जी का कौन सा था, तो आंसर करते हो आप लोग चंपारण। बिल्कुल सही बात है, इंडिया में पहला मूवमेंट उनका चंपारण था। लेकिन क्या चंपारण एक्चुअल में महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट है? तो आंसर है नो। अगर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को जेल कब पहली बार भेजा, तो हम पढ़ते हैं कि 1919 में जब रोल एक्ट आया था तब महात्मा गांधी को जेल भेजा था। क्या तभी वो पहली बार जेल गए थे? तो आंसर है नो, साउथ अफ्रीका में भी वो जेल में गए थे। अब बोला जाता है कि महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे, तो हम लिखते हैं कि 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए थे। क्या वो 1915 में इंडिया आए थे, उसके पहले इंडिया नहीं आए थे? आंसर है नो, 1896 में भी एक बार महात्मा गांधी जो है वो इंडिया आए थे। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री भी अगर आप जानोगे तो क्वेश्चंस को आंसर करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिएगा, मैंने कहा ये रेसिज्म जो था, जो नस्लीय भेद था अफ्रीकन और इंडियन के बीच में, जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसको ख़त्म करने के लिए 1894 में पहला नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट इन्होंने करना शुरू किया। तो 1894 में पहला अहिंसात्मक विरोध करना शुरू किया महात्मा गांधी ने। विरोध करने के लिए अब लोगों की ज़रूरत होती है, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए 1896 में भारत गए थे और वहाँ काफ़ी सारे इंडियंस को इनको सपोर्ट दिया था। और सपोर्ट के बाद इन्होंने साउथ अफ्रीका में आके क्या किया, उन्होंने सोचा चलो हम ब्रिटिशर्स की मदद करते हैं, हो सकता है फ्यूचर में ये लोग हमारी भी मदद करें, ऐसा गांधी जी का सोचना था। तो बिल्कुल एक बोर वॉर होती है 1899 में। तो महात्मा गांधी ब्रिटिशर्स की मदद करते हैं एम्बुलेंस को अरेंज करने के लिए। वो ये सब क्यों कर रहा है? जिससे ये जो टॉर्चर हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, वो फ्यूचर में जाके कम हो सके। लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। इन सभी चीज़ों से नाराज़ होकर महात्मा गांधी एक न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू करते हैं जिसका नाम होता है इंडियन ओपिनियन। तो महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर का नाम जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में पब्लिश किया था वो कौन सा था? इंडियन ओपिनियन था। अब बात करते हैं, महात्मा गांधी अगर मूवमेंट करना चाहते हैं, भले वो नॉन वायलेंस मूवमेंट हो, तो उनके लिए एक छोटा सा आश्रम या छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होगी। भारत में आने के बाद उनका पहला आश्रम साबरमती आश्रम था, जो आज भी अहमदाबाद में है। लेकिन अगर हम बात करें कि उनकी लाइफ पर पहला आश्रम जो उन्होंने क्रिएट किया वो था फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम जो है, या फिनिक्स जो फर्म है, वो डरबन में बनाई गई थी सत्याग्रह करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, किस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेशन के टॉर्चर से बच सकते हैं, हमें किस तरीके से सत्याग्रह करना चाहिए, क्या हमें किस तरीके से ब्रिटिश की नीतियों का डिनाई करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन या एक लाइसेंस चलता था, जो इंडियन होते थे उनको उस लाइसेंस या उस पास को हमेशा अपने साथ कैरी करना होता था और जब भी उनसे पूछा जाता था तो वो लाइसेंस उन्हें दिखाना होता था। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। तो इसलिए इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया और फिनिक्स जो फर्म है वो भी बनाई। कहाँ पर बनाई? डरबन में बनाई। ठीक है। इसके बाद सत्याग्रह को एज अ वेपन या प्रोटेस्ट करने का एक तरीका बनाने के लिए इन्होंने एक और फर्म वहां पर सेटअप की जिसका नाम था टॉलस्टॉय फर्म। तो ये दो फर्म आपको याद रखना, ये दोनों फर्म कहाँ पर बनाई गई हैं? ये दोनों फर्म साउथ अफ्रीका में बनाई गई हैं, टॉलस्टॉय फर्म और फिनिक्स फर्म। ठीक है। यहाँ से ये 1910 में बनाया गया था। ये आश्रम हेडक्वार्टर था कैंपेन का, सत्याग्रह का जो कैंपेन था उसका हेडक्वार्टर जो था वो कौन था? टॉलस्टॉय फर्म था, जो कि 1910 में बनाया गया था। ये क्यों बनाया गया था? डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये फर्म बनाया गया था। और गांधी जी के जो भी प्रयास थे, गांधी जी का जो भी यहाँ पर रवैया था, सत्याग्रह या नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था, आश्रम थे, लोगों को इकट्ठा करना था, लोगों को अवेयर करना था, इसका रिजल्ट भी मिला। 1914 तक काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी को साउथ अफ्रीका में चेंज कर दिया गया था। मतलब एक सक्सेसफुल मिशन जो है वो महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका में रहता है। ठीक है।
अगर कभी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह था, फर्स्ट नॉन वायलेंट सत्याग्रह, मतलब पहला अहिंसात्मक सत्याग्रह कैंपेन महात्मा गांधी का था, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था 1906 में। देखो, भारत में मुस्लिम लीग बन रही है 1906 में, और महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका में पहला सत्याग्रह स्टार्ट किए 1906 में। क्यों कर रहे हैं? ये जो एशियाटिक सोसाइटी बिल था, या फिर आप कह सकते हो जो लाइसेंस रखने वाला बिल था, या हमारा जो इंडियन लोकल इंडियन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन था, ब्लैक एक्ट जो कि पास हुआ था, उसके अगेंस्ट ये सब प्रोटेस्ट महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था, और इसमें इनको सक्सेस भी ये रहे। अब ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, जब ये मूवमेंट चला रहे थे, तो जब साउथ अफ्रीका, अब दूसरे देश में, और वहाँ पे जाके लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, आश्रम बना रहे हो, न्यूज़पेपर निकाल रहे हो, तो पुलिस तो अरेस्ट करेगी ना। तो जो 1906 में इनका पहला सत्याग्रह था, उसके कारण इनको 1908 में कुछ समय के लिए जो है वो अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन एक ब्रिटिशर्स थे, जनरल स्मिथ, इनके साथ इनकी काफ़ी अच्छे टर्म्स थे, तो उनके कारण इनको रिहाई भी आसानी से मिल गई थी। अब गांधी जी ने सोचा, चलो अब उस समय जो कंडीशन थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन आ चुकी थी। 1914 में जो है वो महात्मा गांधी को सक्सेस मिली, और जो भी साउथ अफ्रीका में नए बिल थे उनमें डिस्क्रिमिनेशन को कम किया गया, इंडियंस के प्रति जो टॉर्चर था वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब लेकिन समय आ चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। 1914 से लेकर आप सभी को पता है 1918 तक क्या था, पहली वर्ल्ड वॉर चली थी। अब महात्मा गांधी ने सोचा है कि हम अब भारतीयों को सपोर्ट करते हैं, अब हम इंडिया जाते हैं और उन लोगों से भी बात करते हैं। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले इंडियंस को क्या बोला? इंडियंस को उन्होंने बोला कि आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अगर आप उनका साथ देंगे तो आपके जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है या आपकी जो भी कंडीशन है वो बेहतर होगी, और ब्रिटिशर्स भी आपकी बात सुनेंगे अगर आप ब्रिटिशर्स का साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देते हैं। तो गांधी जी का जो मूवमेंट साउथ अफ्रीका में था वो सक्सेसफुल था, लोगों को इस बारे में जानकारी थी, इसलिए लोगों ने सोचा चलो जो गांधी जी कह रहे हैं वो सही ही कह रहे होंगे, तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश आर्मी में इनरोल हुए, ब्रिटिश आर्मी को उन्होंने ज्वाइन किया। इसलिए महात्मा गांधी को सार्जेंट के नाम से भी जाना जाता है। सार्जेंट वो व्यक्ति जो कि आर्मी में लोगों को भर्ती करा रहा है, इनरोल करा रहा है। तो सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट के नाम से भी महात्मा गांधी को जाना जाता है। तो महात्मा गांधी के कहने पे बहुत सारे इंडियंस जो है वो ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स तो खुश होंगे ना कि हमें सपोर्ट मिल रहा है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, तो इसलिए खुश होके 1915 में सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1915 में केसरीय हिंद का टाइटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा महात्मा गांधी को दिया जाता है। क्वेश्चन है, केसरी हिंद टाइटल कब दिया गया? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय दिया गया। किसे दिया गया? महात्मा गांधी को दिया गया। किसने दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब महात्मा गांधी सोच रहे हैं चलो जो सत्याग्रह था वो तो सक्सेसफुल रहा है हमारे साउथ अफ्रीका में, अब हमें भारत जाना चाहिए और भारत में भी नेशनल मूवमेंट को प्रमोट करना चाहिए, वहाँ भी जो टॉर्चर चल रहा है ब्रिटिश का उसके अगेंस्ट हमें आवाज़ उठाना चाहिए। तो 1915 9 जनवरी का दिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन, 9 जनवरी का दिन, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी रिटर्न आते हैं इंडिया, तो भारत ही वापस आते हैं। इसलिए 9 जनवरी को हर साल हम प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं NRI डे सेलिब्रेट? क्योंकि महात्मा गांधी उस दिन साउथ अफ्रीका से भारत रिटर्न आए थे। याद रखेंगे 9 जनवरी को हर साल हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, जिसको NRI डे के नाम से भी जाना जाता है। अब महात्मा गांधी आ चुके हैं इंडिया, और महात्मा गांधी, अब देखो ऐसा तो नहीं है इंडिया के मूवमेंट के बारे में जानकारी महात्मा गांधी को है, महात्मा गांधी के जो साउथ अफ्रीका में कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी जानकारी इंडियंस को भी है। तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो भारत जाने के बाद सबसे पहले वो मुलाकात किससे करते हैं? तो महात्मा गांधी भारत जाने के बाद सबसे पहले मुलाकात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से, और गोपाल कृष्ण गोखले उनको भारत की कंडीशन के बारे में अवेयर कराते हैं। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ही उनको सजेस्ट करते हैं अगर आप भारत के लोगों की स्थिति जानना चाहते हैं तो आपको उनके बीच में जाना पड़ेगा।
आपको उनकी तरह, ऐसा नहीं है आप कोट में पहना हुआ एक व्यक्ति टाई वाई लगाए और किसानों के बीच में पहुंच जाए और बोले कि बताओ सूखा पड़ रहा है, कौन सा फर्टिलाइजर डाल रहे हो, तो जमेगा नहीं ना। आपको तो उनके ही रंग रूप भेष में जाना पड़ेगा, उनकी ही आवाज़ बननी पड़ेगी और उनकी ही बातें आपको करनी पड़ेंगी। तो आपके पास क्या है, आप जाइए, पूरे भारत को विजिट कीजिए, वहाँ पर कहाँ किसकी कंडीशन कैसी है आप उसको समझिए, और फिर गोपाल कृष्ण गोखले की बातों से इंस्पायर हुए पूरे इंडिया को इन्होंने विजिट किया। साथ ही साथ अब भारत के लोगों से जुड़ना है तो हम कोट और टाई में नहीं जुड़ते हैं, तो इन्होंने धोती पहनना शुरू किया। तो आपको पता है जब तक वो साउथ अफ्रीका में थे तो कोट पहनते थे, बैरिस्टर बन के घूमते थे, लेकिन जब इंडिया आए तो वो धोती पहनना इन्होंने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों के साथ जुड़ना है तो भारत के जो ड्रेस है उसके साथ ही इनके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब महात्मा गांधी विजिट किए और फिर लोगों की कंडीशन को समझा और फिर इन्होंने प्लानिंग बनाई कि अब हम किस तरीके से मूवमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। इसी बीच गांधी जी जब घूम रहे थे तो एक यहाँ पर मूवमेंट वो स्टार्ट करते जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में था। ये भारत आने के बाद महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट है। फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस, मतलब पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल महात्मा गांधी का कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। हुआ क्या, अब ये जो महात्मा गांधी विजिट किए उसके बाद चंपारण के एक किसान थे, उन किसान का नाम था राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने सोचा कि महात्मा गांधी के इसके पहले की जो मूवमेंट है वो काफ़ी सक्सेसफुल है, तो हम महात्मा गांधी तक अपनी समस्याओं को पहुंचाते हैं और महात्मा गांधी हमारी समस्याओं को समझेंगे और बिल्कुल चंपारण आएंगे और हमारी मदद करेंगे। तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को अवेयर किया किसानों की कंडीशन के बारे में, और राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जो है वो चंपारण आए, और चंपारण आके पहला सिविल डिसओबीडियंस या फिर पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू किया। अब ये आंदोलन किस पे था? ये था इंडिगो फार्मिंग पे, इंडिगो कल्टीवेटर पर, मतलब नील की खेती पर। होता क्या था, देखो पहले जो कपड़े होते थे, कपड़े को कलरिंग करने के लिए नील का यूज़ किया जाता था, इंडिगो का यूज़ किया जाता था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, अलग अलग कलर के डाई आ चुके थे, है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब होता है, कोई भी चीज़ जब मशीनों से बनती है और वही चीज़ जब हाथ से बन रही है, तो एक तो ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा लगता है और फिर कॉस्ट डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो हमारे फार्मर्स थे जो कि इंडिगो की फार्मिंग करते थे, नील की खेती करते थे, उनको काफ़ी धक्का लगा, उनको काफ़ी लॉसेस होने लगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो इस बात का फ़ायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि इन लोगों की नील बिक नहीं रही है, हमको इससे क्या लेना देना, हम तो टैक्स लेंगे। तो उन्होंने 3 कठिया सिस्टम, मतलब इनको टोटल प्रोडक्शन का 3/20% जो है, ये अपनी ज़मीन पर, अपनी ज़मीन के पूरी जो ज़मीन है उसके 3/20 हिस्से पर आपको नील की फार्मिंग तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, भले बिके या ना बिके। और अगर नहीं आप करते थे तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस, बहुत ज़्यादा कर इम्पोज किए जाते थे। मतलब किसानों की स्थिति बहुत ख़राब थी। एक बार वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। चंपारण में इंडिगो फार्मिंग को लेकर यहाँ पे किसान काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कि आपको अपनी ज़मीन के टोटल हिस्से का 3/20 एरिया में, मतलब 3 कटिया सिस्टम में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण इनकी नील बिकना बंद हो गई थी, और अगर ये नील की खेती नहीं करते थे तो फिर इनको बहुत ज़्यादा टैक्स लेना पड़ता था। तो महात्मा गांधी ने इस मुद्दे को समझा, वो चंपारण गए, और चंपारण जाने के बाद इन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा कि हम इस मुद्दे पे पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि आप दूर रहिए, आपको इस मुद्दे में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, और गांधी जी को डिनाई कर दिया। गांधी जी को इस मामले से दूर रहने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा, और ब्रिटिश अधिकारियों ने महात्मा गांधी को अनुमति नहीं दी। लेकिन महात्मा गांधी तो मानने वाले नहीं थे। महात्मा गांधी अदालत में गए, कोर्ट में गए, काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा करके, लगभग 2000 लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करके गए और कोर्ट से परमिशन मांगी कि हम इस मुद्दे का पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए। तो बिल्कुल महात्मा गांधी के कहने पर इसमें एक यहाँ पे कमेटी बनाई गई, और जिसमें शामिल महात्मा गांधी भी थे। और महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ, इस केस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। पीसफुल प्रोटेस्ट था, और गवर्नमेंट के द्वारा, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस सिस्टम को मानने से मना कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो 3 कटिया सिस्टम जो है वो गांधी जी की सहायता से जो है वो बंद हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? चंपारण। इसी को हम चंपारण मूवमेंट कहते हैं, जो 1917 में हुआ था। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बड़े खुश हुए, अरे वाह, महात्मा गांधी चंपारण गए और वहाँ पे तो किसानों की समस्या ही सॉल्व कर दी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुश होकर महात्मा का टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को दिया। तो क्वेश्चन सुनिएगा कि महात्मा का टाइटल किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। महात्मा का टाइटल महात्मा गांधी को किस मूवमेंट के समय दिया गया? तो 1917 में
दिया गया, 1917 में दिया गया, किस मूवमेंट के लिए? चंपारण मूवमेंट के लिए ये दिया गया। और 2017 में जब 100 साल हो गए थे इस मूवमेंट के, तो देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये एक टिकट दिख रही है, तो एक डाक टिकट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई थी जब इसके 100 साल हो गए थे चंपारण के। चलो, अब महात्मा गांधी ने चंपारण में इनको महात्मा का टाइटल मिल गया, बापू का टाइटल भी इनको मिल गया। अब अगला मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया 1918 में, जिसको हम खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। खेड़ा गुजरात में एक जगह है। अब देखो होता क्या था, जैसे कि ज़मीन है, ज़मीन पे किसान फार्मिंग करते हैं और फार्मिंग करने के कुछ हिस्सा जो है एज अ टैक्स जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फ्लड आ गया है या बाढ़ आ गई है, ज़मीन खराब हो गई है, या फिर ड्रॉट पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन उनको तो केवल और केवल टैक्स से मतलब था। तो खेड़ा मतलब गुजरात में क्या हुआ था, ड्रॉट पड़ा हुआ था, मतलब सूखा पड़ा हुआ था, और सूखा पड़ने के कारण प्रोडक्शन बहुत कम हुआ, और प्रोडक्शन कम होने के बाद अब किसानों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टैक्स दे सके, तो किसान भारी परेशान थे। किसान जो थे वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर किसानों ने ये मुद्दा उठाया कि हमारी फसल खराब हो गई है, आप हमसे टैक्स मत लीजिए, लेकिन ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स हैं, इसलिए गांधी जी को बीच में आना पड़ा। इसी को हम खेड़ा मूवमेंट या खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटिशर्स से महात्मा गांधी ने बात की, देखो जो कैपेबल है, जिनका प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, आप उनसे टैक्स लीजिए, लेकिन जो किसान जिनकी फसल एकदम ख़राब हो गई है, जिनकी स्थिति ख़राब है, जो आपको टैक्स नहीं दे सकते, तो उनका टैक्स माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर ये बात जो है महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स से कही। इसमें विट्ठल भाई पटेल ने भी जो है वो गांधी जी का साथ दिया। गुजरात सभा का भी सहयोग जो है वो महात्मा गांधी को मिला, और इस समय गुजरात सभा के जो हेड थे वो महात्मा गांधी ही थे। ठीक है ना, महात्मा गांधी ही थे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स ने गांधी जी की बात मानी और कहा कि ठीक है, जिनका प्रोडक्शन अच्छा हुआ है हम उनसे टैक्स लेंगे, और जिन फार्मर का प्रोडक्शन ख़राब हो गया है फ्लड के कारण या ड्रॉट के कारण, तो उनका टैक्स हम माफ़ कर देते हैं, उनसे टैक्स नहीं लेंगे। इस तरीके से खेड़ा मूवमेंट में भी इनको जो है वो काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलता है। खेड़ा मूवमेंट पहला असहयोग आंदोलन माना जाता है। ठीक है ना, पहला सत्याग्रह कौन सा था या पहला नॉन वायलेंस मूवमेंट कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1917 में चंपारण में। अगर पहला असहयोग आंदोलन बोले तो पहला असहयोग आंदोलन जो था वो आपका कौन सा था? खेड़ा। अगर हम पहली फूड स्ट्राइक की बात करते हैं तो महात्मा गांधी की पहली फूड स्ट्राइक आपको अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देखने को मिलती है। तो अहमदाबाद मिल केस अगर हम बात करें 1918 का, ये भी केस है। हुआ क्या था उस समय भारत में काफ़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब कांग्रेस का पहला सेशन होना था तो उस समय भी जो है पुणे में प्लेग फैला हुआ था, इसलिए जो सेशन था वो बॉम्बे में हुआ था, तो उस समय प्लेग फैला हुआ था, और प्लेग के कारण जो है वो मिल के जो मजदूर थे, वर्कर थे, उनको क्या दिया जाता था? बोनस दिया जाता था। लेकिन प्लेग खत्म हो गया था, तो मिल मालिकों ने सोचा कि अब इन लोगों का वर्कर्स का बोनस हम जो है वो बंद कर देते हैं। अच्छा, हम बोनस बंद कर देते हैं, लेकिन वर्कर का ये कहना था कि देखो यार, अभी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ है और हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, महंगाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है, आप अभी हमारा बोनस बंद मत कीजिए, ऐसा मिल के वर्कर का कहना था। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा? जब प्लेग फैला हुआ था तो मिल के वर्कर्स को जो है एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता था, लेकिन प्लेग ख़त्म होने के बाद मिल मालिक कह रहे थे कि अब इस बोनस को हम बंद कर देंगे। लेकिन हमारे मिल के जो मज़दूर हैं, वर्कर हैं, वो कह रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी ख़त्म हुआ है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अभी आप हमारा बोनस मत काटिए। तो ये बात महात्मा गांधी तक पहुंचती है। महात्मा गांधी यहाँ अहमदाबाद पहुंचते हैं और अहमदाबाद में मिल के मज़दूरों से बोलते हैं कि आप 35%, मतलब इन्वेस्टिगेट करने के बाद बोलते हैं कि आप 35% जो है वो बोनस मिल के मज़दूरों को आप दीजिए, क्योंकि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारे मज़दूर क्या करेंगे? तो यहाँ पे मालिक कहते हैं कि हम 35% तो बोनस नहीं देंगे, हम आपको 20% बोनस देंगे, काम करना है तो करो, नहीं करना है तो कंपनी छोड़ के चले जाओ। ये बात महात्मा गांधी को अच्छी नहीं लगी कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, हम आपसे बोल रहे हैं 35% बोनस की, आप कह रहे हैं 20% बोनस, चाहिए हो तो लो वरना चलते बनो। तो महात्मा गांधी ने मिलकर मजदूरों को कहा कि हम फूड स्ट्राइक करेंगे। हम क्या करेंगे? एक फूड स्ट्राइक करेंगे और अपना पूरा का पूरा मुद्दा एक ट्रिब्यूनल के पास ले जाएंगे। तो पूरे अहमदाबाद के जो मजदूर थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया और फूड स्ट्राइक पर वो बैठ जाते हैं और एक ट्रिब्यूनल बनता है, और ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेट करने के बाद कहता है कि महात्मा गांधी की डिमांड सही है, आप लोगों को 35% जो है वो मजदूरों को जो है 35% वेजेस या बोनस देना चाहिए। ठीक है,
तो बिल्कुल मिल के मालिकों को ये बात माननी पड़ती है। एक अनुसुईया बेन का नाम यहाँ पर आता है। अनुसुईया बेन ने भी इस प्रोटेस्ट में महात्मा गांधी का सहयोग किया था। तो बिल्कुल महात्मा गांधी की ये लगातार 3 सक्सेसफुल मूवमेंट रहते हैं, विच इज चंपारण, अहमदाबाद मिल केस एंड द खेड़ा सत्याग्रह। तो इन तीनों मूवमेंट के बाद गांधी जी की पब्लिसिटी या जो मार्केटिंग या जो भी आप कह सकते हो, तो पूरे भारत में एकदम गांधी जी को लेके लोग काफ़ी खुश हैं। और ये जो मूवमेंट की खास बात क्या है, इसके पहले जो भी मूवमेंट हो रहे थे इसमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, हायर क्लास के लोग, ये लोग शामिल थे। कभी भी किसान या लोअर क्लास या मिडिल क्लास के लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा था। लेकिन ये जो पूरे तीनों मूवमेंट हुए, फार्मर, वर्कर, मतलब लोअर कास्ट को लेकर थे। तो लोअर कास्ट के लोग भी अब नेशनल मूवमेंट में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस के इसके पहले जो भी मूवमेंट थे फर्स्ट या सेकेंड फेज में आपने देखा बड़े बड़े लोग ही शामिल थे। मतलब फार्मर या लोअर क्लास या फीमेल तक तो सारी बातें पहुंच भी नहीं रही थी। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या होती, लोअर कास्ट का भी सपोर्ट जो है वो नेशनल मूवमेंट को मिलना शुरू हो गया। हायर क्लास का तो था ही, अब लोअर कास्ट के लोगों का भी सपोर्ट जो है वो मूवमेंट में मिलना शुरू हो गया। तो एक काफ़ी अच्छा क्राउड अब मूवमेंट के लिए गांधी जी ने तैयार कर लिया था। तो ये खास बात इन मूवमेंट की थी। अब इस मूवमेंट के समय या पूरे नेशनल मूवमेंट के समय गांधी जी ने क्या क्या किया, तो एक यंग इंडिया करके न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, ये इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर साउथ अफ्रीका में इन्होंने पब्लिश किया। एक हरिजन न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किया, और एक इनकी अपनी बुक थी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। कौन कौन से न्यूज़पेपर थे महात्मा गांधी के, यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, इसके अलावा एक बुक है जिसमें इनकी ऑटोबायोग्राफी है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने, जैसे कि अभी मैंने कहा कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका बर्थ हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2020, क्योंकि अभी तो 2021 का आया नहीं है, तो 2020 जब इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तब फादर ऑफ नेशन मतलब महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन हमने स्वच्छ भारत दिवस मनाने की घोषणा की। किसने की ये? स्वच्छ भारत दिवस मनाने की घोषणा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई। और जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, ये बात आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। तो स्वच्छ भारत दिवस 2020 हमने कब सेलिब्रेट किया, महात्मा गांधी की 151 बर्थ एनिवर्सरी में। साथ ही साथ 2 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द नॉन वायलेंस भी हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इनके जो सारे प्रोटेस्ट थे वो अहिंसात्मक थे, हिंसा को ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी हम 2 अक्टूबर इनकी बर्थ पर सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ महात्मा गांधी की बर्थडे पर ही गांधी पीस प्राइज भी दिया जाता है, ठीक है ना। गांधी पीस प्राइज उन लोगों को भी दिया जाता है जो सोशल, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, वो भी नॉन वायलेंस के तरीके से। तो गांधी पीस प्राइज भी दिया जाता है। तो 2020 का अगर हम गांधी पीस प्राइज के बारे में बात करें तो किसको दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी पीस प्राइज 2020 में किसे दिया था, ये बंगबंधु, जिनको हम शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश के फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को जो है वो गांधी पीस प्राइज 2020 दिया गया था। इस बात को भी याद रखना है। जैसे फादर ऑफ नेशन जो है हमारे महात्मा गांधी है, वैसे बांग्लादेश के लिए फादर ऑफ नेशन जो है वो शेख मुजीबुर रहमान हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये गांधी जी के बारे में थोड़ी बहुत बातें जो भी मैंने कोशिश की समझाने की आपको समझ में आया होगा। अब हमें कल से जो बात करनी पड़ेगी, मतलब नेक्स्ट क्लास से हम जो बात करेंगे वो हम 1919 से लेकर 1947 की बातें करना शुरू करेंगे। अब यहाँ से एक्चुअल मूवमेंट होगा शुरू, क्योंकि अभी तो ये सेपरेट गांधी जी के मूवमेंट थे। अब कांग्रेस के साथ गांधी जी के मूवमेंट और क्या यहाँ पर रणनीति होती है, वो सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे एंड थैंक यू सो मच। हाँ, अब आप परचम के एप्लीकेशन पे जाके क्विज ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।